साथ साथ एक और जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि जो हमारे छोटा नागपुर प्लाट्यू है बंगाल में, उसमें एक जो समुदाय है वो है कुर्मी समुदाय। अभी कुर्मी समुदाय पहले जब हमारी आज़ादी हुई थी उस समय इस समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। पहली बात तो ये कल्टीवेशन फार्मिंग का क्यों है इस समय, बिकॉज ये रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम से कम 95 ट्रेन हैं जो कि इस लोकेशन में ट्रैवल करते हुए इन्होंने स्टॉप कराई। उनको यातायात यानी कि ट्रैवलिंग उसमें डिस्ट्रैक्शन करी और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इशू क्रिएट किया। तो क्या अब एग्जैक्टली चाहते हैं ये लोग, इन लोगों की डिमांड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या था, जब आज़ादी हुई उस समय इनको चाहिए, ये मतलब क्षत्रिय थे और इन्होंने खुद को जनरल कैटेगरी में डाल दिया। अब हम सबको पता है जनरल्स के साथ क्या होता है। जनरल्स को बेसिकली जॉब्स नहीं मिलती हैं बिकॉज कोटा रिजर्वेशन इम्पैक्ट तो क्रिएट करता है। और इस टाइम पे सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी कंट्री में यूथ इस समय फेस कर रहा है। मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयड है। अगर हम स्टडी को देखें, अभी इस समय जो ज़मींदारा चीज़ होती थी वो क्यों थी, बिकॉज उनको सस्ते लेबर मिल जाती थी, सस्ते लोग उनके किसान काम करते थे। और जब से मनरेगा आया है ये ज़मींदारों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है बिकॉज 100 दिन का जो सैलरी है लोगों को मिलती है वो ज़मींदारा ना करके सरकार के पास काम करते हैं। सरकार के पास जो मनरेगा स्कीम है उसके थ्रू काम करते हैं। अगर इस तरीके से ही गवर्नमेंट जो हमारे जैसे यूथ हैं जो इस समय डिग्री कर रहे हैं अपने पास, उनको डिग्री के अगर कोई बंदा डिग्री कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली उसकी जॉब सप्लाई कर दी जाए तो दुनिया में ये जो रिजर्वेशन वाला कंसर्न है ये तो खत्म हो ही जाएगा। ये जस्ट मेरा एक इंसाइट है, बट होना चाहिए कि यूथ के पास ये स्कोप, बिकॉज इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ये भी उन्हीं में से एक है क्यों रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। रिजर्वेशन डिमांड करने का रीज़न ही यही है। इस समय ये जो है ये कुर्मी समुदाय के लोग ये ओबीसी कैटेगरी में माने जाते हैं, इनकी ओबीसी है, बट दे आर डिमांडिंग कि इनको एसटी कैटेगरी में डाला जाए बिकॉज एसटी को जो रिजर्वेशन मिलती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स की स्कोप है वो इनको ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनके बच्चे भी आगे एसटी कोटे में जाकर के रिजर्वेशन पाएँ। और ऐसा कुछ चल रहा है इस समय वेस्ट बंगाल के छोटा नागपुर प्लाट्यू में। बट एज पर अब जो इसके ऊपर काम किया जाएगा, लोगों का मानना ये है कि जो जनरल कैटेगरी होती है इन लोगों के पास लेगेसी बहुत है, इनका जो पुराना बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर इनको गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले ये दूसरे सेक्टर्स में भी ग्रो कर जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए इनके पास पोटेंशियल बहुत है, इजीली अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल लेंगे। ऐसा कुछ है जो लोगों की मेंटालिटी है और इस वजह से हमारी लॉज भी ऐसी बनी है। तो लोग अभी एसटी कोटे के लिए कंपेंसेशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। तो गाइज इन्होंने क्षत्रिय का, अब मेरे को थोड़ा सा सोशियोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं उससे रिलेटेड थोड़े से टॉपिक्स मैं आपसे बताना चाहूँगी कि क्या होता है जब किसी को किसी का रहन सहन अच्छा लगता है, लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पुराने ज़माने में पंडित अच्छे से रहता है, घर में साफ़ सफाई रखते हैं, हम लोग भी अपनी लाइफ में यही करते हैं, हमें किसी का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है हम थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते हैं उससे। एग्जैक्टली वही चीज़ ये लोग करते थे और उसको कहा जाता है संस्कृताइजेशन। संस्कृत से ही ये वर्ड आया है संस्कृताइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, संस्कृति दिख रही है, किसी का कल्चर दिख रहा है, आप उसको अडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। बट अगर वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो रही है, अब वो खुद को क्षत्रिय मान के जनरल कैटेगरी में आते हैं बट उनको रिजर्वेशन नहीं मिली, अब वो फिर से खुद को डिस्क्रेटाइज करना चाहते हैं एसटी में जाकर के। और इसको क्या कहा जाता है डिसेंस्क्रिटाइजेशन, खुद को अपने लेवल से नीचे ले जाना। तो वो डिसेंस्क्रिटाइजेशन सोशियोलॉजी का ही पार्ट है। और एज पर शेड्यूल 8 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 22 लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी गई है। उसके अकॉर्डिंग जो अभी डिस्कशंस हो रही हैं वो ये डिस्कशंस हैं कि अभी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। ममता बनर्जी जी जो वहाँ की सीएम है वो स्टेट गवर्नमेंट पे अब इसका एक्शन लेंगी। जो हमारा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास इसका अप्रूवल जाएगा और इनफैक्ट दे चुके हैं। और रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसके बाद जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और होम मिनिस्ट्री फिर नेशनल कमीशन बिठाएगी इसके ऊपर जो एसटी कैटेगरी में इसको डालना है या नहीं डालना है, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिर फाइनल लेवल पे ये कैबिनेट में जाकर डिस्कशंस होंगे, रिव्यूज़ होंगे इसके ऊपर। इस तरीके से फाइनली कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर इनको एसटी में डालना होगा वो सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू हमारे को अपडेट मिलेगी। ऐसा कुछ था जो कि रिजर्वेशन के लिए इस समय कंट्री में चल रहा है। मैं सोचा आप सबके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सो ये होगी 3 अपडेट्स जो मैंने अभी तक आपको दी। अब मैं आपको जो अपडेट देने जा रही हूँ वो है यूनाइटेड किंगडम के बारे में।
यूनाइटेड किंगडम में इस समय क्या चल रहा है और क्या कुछ अपडेट है। बाइडन ने विजिट किया था नॉर्थर्न आयरलैंड में और क्यों विजिट किया था, क्या रियलिटी है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, वो मैं आपको बता देती हूँ। रिसेंटली मैंने आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताया था। गुड फ्राइडे यानी कि जिस दिन यीशु मसीह जी को उनकी डेथ हुई थी, तो उस ऐसा कुछ एग्रीमेंट है जो गुड फ्राइडे के नाम पे आज से 25 साल पहले हुआ था। क्या था वो एग्रीमेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये था, इस एग्रीमेंट का नाम गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी है और विंडसर एग्रीमेंट भी है साथ में, और बेलफास्ट एग्रीमेंट के नाम से भी। मैं आपको यूके के बारे में बता रही हूँ। यूके के बारे में बता रही हूँ, उसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है कुछ पार्ट को यूनाइटेड किंगडम और कुछ पार्ट को ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। अब ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, जो यूके है, यूके के 4 मेन उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो है, एक तो है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। इन चारों को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। बट अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो अगर इस यूनाइटेड किंगडम से हम नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल देते हैं, जो बचे हुए 3 हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये पार्ट बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन का। और ब्रिटिश आइल्स क्या है, अब यूनाइटेड किंगडम में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड के नीचे ही आइलैंड प्रेजेंट है, तो इन चारों के साथ अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दें तो ये ब्रिटिश आइल्स बन जाते हैं, बिकॉज ये पूरा आइलैंड है जो कि यूरोप में ही प्रेजेंट है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों ये नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड की चीज़ें अभी न्यूज़ में है, क्यों 25 जो एनिवर्सरी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की बनाई जा रही है, क्या थी ये चीज़। नॉर्दर्न आयरलैंड में पीस, कुछ लीडर्स थे उनके, जिन्होंने पीस के लिए एक एग्रीमेंट किया था, एनकरेज किया था प्रॉस्पेरिटी को। और ग्रेट ब्रिटेन का इसमें क्या रोल था और क्या एग्जैक्टली 1998 आज से 25 साल पहले 10 अप्रैल को क्या हुआ था, ये क्यों इन्होंने सेलिब्रेट किया है, इसके बारे में बता देती हूँ आपको। नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल थी वो है बेलफास्ट और जो आयरलैंड की कैपिटल है वो है डबलिन। तो आप सबको पता होगा इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसको माउंट बेटन पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो हमारे यहाँ के गवर्नर थे उस समय और उनका काफ़ी बड़ा रोल था जो पार्टीशन धर्म के खिलाफ के साथ हुआ था। आप सबको पता होगा इंडिया कोई चीज़। माउंट बेटन का नाम बिकॉज माउंट बेटन जो इंडिया में ये करके गए थे, इनकी पार्टीशन की वजह से हुई थी। जो ट्रबल है, द ट्रबल नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में जो कंसर्न था, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी माउंट बेटन की। और ये भी एक धर्म की लड़ाई थी। धर्म की लड़ाई क्यों, क्योंकि जो यूके वाला पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट है, ये सारे के सारे प्रोटेस्टेंट्स थे और क्रिश्चियंस में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। जो आयरलैंड वाले हैं वो कैथोलिक्स थे और ये प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इन लोगों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट रहता था। हर जगह आप देखिए जहाँ पे रिलीजन इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ करके कन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ भी रिलीजन का ये कन्फ्लिक्ट था और इसी बीच जो माउंट बेटन थे उनकी डेथ हुई थी। इंडिया में जो किया वहाँ पर जाकर के कहते ना जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, एग्जैक्टली इनके साथ भी यही हुआ था वहाँ पे। और न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो बाइडन इस समय वो वहाँ विजिट कर रहे हैं। वो क्यों गए, उनसे क्या लेना देना है यूके में, वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो उनका क्या मतलब है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो अमेरिका है बेसिकली अमेरिकन जो है वो नेटिव अमेरिकन नहीं है, वहाँ पे भी सारे अपना रहने के लिए गए हैं। जैसे आप ऋषि सुनक को देख सकते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो वहाँ रह रहे हैं। एग्जैक्टली सेम जो बाइडन जो है वो आयरलैंड के हैं बट यूके में यूएस में रहते रहते वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। एग्जैक्टली उनका नेटिव कंट्री जो है वो यूके से ही रिलेशन है, उनका बैकग्राउंड यहीं से है। तो ऐसा कुछ था जो कि न्यूज़ में आया था। आई थॉट कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। और कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहा है, ब्रेग्जिट हुआ था, 28 कंट्रीज थे, 27 कंट्रीज जो रह गई थी, यूके उससे बाहर निकल गया था, बट आयरलैंड स्टिल उसका पार्ट है। बट उनको एक्सपोर्ट करने में इशू आता है, रेड लाइन ग्रीन लाइन का कुछ इशू था वहाँ पे, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आयरलैंड वाले नॉर्थ आयरलैंड में। बिकॉज अगर एक कंट्री ही है वो थोड़ा सा पार्टीशन हो जाए ब्रेग्जिट की वजह से और ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स की वजह से लोग आपस में आना वाना अपना सामान का आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसको थोड़ी छोड़ेंगे। अब रेड लाइन ग्रीन लाइन के कंसर्न में इनका ट्रांसपोर्ट होता है इन कंट्रीज़ के बीच में और किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और गाइस आपको पता होगा इंडिया में मानसून 3 अलग अलग टाइप से आता है, जिसको BMW की शॉर्टकट से भी जाना जाता है, यानी कि B से बजट सेशन, M से मानसून सेशन और W से विंटर सेशन। इन 3 टाइम पे हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिस्कशंस होती हैं और इसी टाइम पे इस बजट सेशन में एक अधिकारी निर्णय मतलब लेने के लिए सोचा जा रहा है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे रख के सोचा जाएगा। बिकॉज अभी तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तीनों के जो डिसीजन होते हैं वो अलग निकलते हैं। 1950 की एक रूल है जिस
उसके अकॉर्डिंग इन पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर कोई ऑफिसर कुछ गलत कर रहा है या कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो अब ये क्या था, ये ट्राई सर्विसेज के लिए जो फॉर अ पर्टिकुलर वर्क मस्ट गो टुगेदर कोऑर्डिनेशन। अब वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं तो इनके तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में, तो इंडिया किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो काफ़ी अच्छा हार्डवर्किंग है। और साथ में अगर थल सेना, वायुसेना और जो हमारी जल सेना, नेवी है जो हमारी, ये तीनों साथ में काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट निकलेगा। अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 लोकसभा में अभी लेके आए हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। अगर कुछ पॉजिटिव आउटपुट आया, मेरे को पता चला, मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप कमेंट करके बताइए। मुझे अच्छा लगा या लोगों को, औरों को भी अच्छा लगे, वो इन्फॉर्मेशन आप पहुँचाइए। अच्छा लगने की तो बात नहीं है, यहाँ पे अवेयरनेस वाली बात है, तो आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे उस इन्फॉर्मेशन को, अगर मुझे नहीं पता थी, मैं आगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर करूँ। तो ऐसा कुछ था गाइस, जो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करी और जो मुझे पता चल पाया, मैंने आप सबके साथ कन्वे की ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, शेयर भी कर दीजिएगा। छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और खुद का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।